दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा की बेगम जोया को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ की हेरोइन बरामद। हाशिम जेल में, जोया ही ऑपरेट करती हैं गैंग। यमुना पार के खजूरी खास में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। डीडीए ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को सौंपा जमीन का कब्जा। जल्द शुरू होगा विद्यालय भवन का निर्माण। पुलिस ने महज कुछ घंटों में हत्या के 2 मामलों को सुलझाया। गाजीपुर और न्यू अशोकनगर में हुई हत्याओं के 5 नाबालिग गिरफ्तार। शराब पीने के दौरान हुआ विवाद, लूटपाट में बदली वारदात। करकटुमा कोर्ट में 5 दिनों से रुका कामकाज। कोर्ट आने वाले लोगों को हो रही भारी दिक्कतें। वकीलों की हड़ताल से मुकदमों और चालान पर भी असर। शहादरा में विदेशी सेल की बड़ी कार्रवाई। अवैध बांग्लादेशी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। अवैध नेटवर्क की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और फिरौती मांगने वाले हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को स्पेशल सेल की पुलिस ने वेलकम थाने की पुलिस के साथ मिलकर 1 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जोया का लाइफस्टाइल बड़ा हाईफाई था। जोया को पेज 3 पार्टियों में जाने और महंगे कपड़े पहनने का शौक है। बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस और स्पेशल सेल काफी समय से जोया को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन जोया कभी दुबई तो कभी मलेशिया में रह रही थी। लेकिन जब दिल्ली में अपने घर वेलकम में जैसे ही जोया आई, पुलिस ने रेड करके जोया को पकड़ लिया। जोया हाशिम बाबा के गैंग को चलाती थी, जिसमें नाबालिग से लेकर 100 लड़के हैं। एसीपी भजनपुरा विनय त्यागी और स्पेशल सेल के ऑफिसर मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक हाशिम बाबा पर हत्या, लूट, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जोया उसकी तीसरी पत्नी है, जो हाशिम बाबा के अवैध धंधों को संभाल रही थी। वह ड्रग सिंडिकेट का भी अहम हिस्सा थी। पुलिस जब भी जोया को पकड़ने के लिए जाल बिछाती तो जोया उनके हाथ से निकल जाती थी, लेकिन इस बार पुलिस को कामयाबी मिली और जोया को पकड़ लिया गया। खजूरी खास में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। डीडीए द्वारा अलॉट की गई जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन को सौंप दी है। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ खजूरी खास में सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बारे में केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली है। डीडीए के असिस्टेंट इंजीनियर कंवरपाल और जूनियर इंजीनियर वर्धन गोयल ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों को खजूरी खास में दी गई जमीन का कब्जा सौंप दिया है। इस मौके पर सांसद, प्रतिनिधि और बीजेपी नेता आनंद त्रिवेदी भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता से 3 केंद्रीय विद्यालय देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। शाहदरा में केंद्रीय विद्यालय के उद्घाटन के बाद अब खजूरी खास में विद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बुराड़ी में भी एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का टारगेट तय किया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले उनके संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, लेकिन मोदी सरकार के समर्थन से यह संभव हो पाया। अब अगले 1 साल में बुराड़ी में भी केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय शाहदरा का उद्घाटन और अब खजूरी खास की प्रक्रिया पूरी करना एक बड़ी उपलब्धि है। पूर्वी जिले की पुलिस ने 2 हत्या के मामलों को महज कुछ घंटों में सुलझाते हुए 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली घटना थाना न्यू अशोकनगर क्षेत्र में घटी, जहां पुलिस को जलबोर्ड ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। जांच में मृतक की पहचान पप्पू के रूप में हुई, जो साहिबाबाद की एक ग्राफिक डिजाइन कंपनी में काम करता था। दूसरी घटना गाजीपुर क्षेत्र में घटी, जहां पेपर मार्केट के पास एक व्यक्ति रमेश का शव मिला। सीसीटीवी फुटेज और जांच से पता चला कि दोनों हत्याओं में एक ही समूह शामिल था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पहले गाजीपुर में शराब पीते समय रमेश से झगड़ा कर उसकी हत्या कर दी और बाद में न्यू अशोकनगर में लूटपाट के दौरान पप्पू की हत्या की। पुलिस ने आरोपियों के खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।
ककडुमा कोर्ट के वकील पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे कोर्ट में आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट परिसर में पहुंचे लोगों ने बताया कि वे लगातार 4-5 दिनों से आ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों को न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। शुरुआती दिनों में लोगों को कोर्ट परिसर में जाने दिया जा रहा था और अब गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। कोर्ट परिसर के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सुबह से लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट में प्रवेश न मिलने के कारण लोग चालान भी जमा नहीं करा पा रहे हैं। जनता का कहना है कि वकीलों को अपनी मांगे मनवाने के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल वकीलों की हड़ताल से कोर्ट में आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्ट के बदलाव का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक वकील अपनी वकालत नहीं कर सकता स्वतंत्र होके। एक वकील अपनी बात, हमें कुछ परेशानी है तो हम सरकार के आगे नहीं रख सकते। ये बहुत सारे अमेंडमेंट सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल ला के दिया हमारे को, हम आपके कानून में ये प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है। हम उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वकील, जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये हमारी वजह से परेशान नहीं हो रहे, ये सरकार की वजह से परेशान हो रहे हैं। जब हम वकालत ही नहीं कर पाएंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे कहाँ से। ये हमारे भाई की ना जमानत उसकी थी, तारीख थी, इस मारे आए थे और अभी तक ना पूरी वक्त ना वकील ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 11 बजे के आए पड़े हैं, कह रहे कि अंदर अभी एंट्री नहीं है, हड़ताल चल रहा है और अभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। जी अभी कल से कह रहे हैं मेरे को, तो अभी फिलहाल कल से कह रहे हैं। हम तो सुबह 11 बजे के आए, अब देखो 3 बजे के हो गए, टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बताओ काम हम छोड़ के आया हूँ मैं, अपना दिक्कत ही होगी इस टाइम। तो यहाँ पे कोई किसी को शौक तो नहीं है खड़े हुए। डेट लगी हुई है, क्या नाम है, इसके लिए आए हुए हैं, क्या नाम है, यहाँ बंद है, कोई काम नहीं हो रहा। वकील साहब कोई जाने नहीं दे रहे, गेट सारे बंद पड़े हुए हैं, नहीं दे रहे हैं। तो बताइए क्या नाम है, फिर तारीख का कैसे पता लगेगा। आज की तारीख है, यहाँ पे 3-4 दिन में पीछे हाँ पहले आए हैं, जब ऐसा कुछ नहीं था। ये अभी आज पूछा तो कल से हड़ताल चल रही है, अभी काफ़ी दिन तक चल सकती है। आप पता नहीं करने देंगे, वारंट आ जाएंगे, परेशानी हमें होगी। इन लोगों का क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, परेशान कर रहे हैं सुबह से। इससे ज़्यादा और क्या परेशान करेंगे। सुबह से परेशान घूम रहे हैं, वारंट आ जाते हैं, परेशानी हमें लोगों को बढ़ती है। फेज 1 से आया हूँ, तारीख है मेरी कड़गड्डुमा कोर्ट। अंदर एंट्री नहीं हो रही, एंट्री की वजह से वारंट हमारे कटेंगे, पुलिस हमारे घर आती है, परेशान हम होते हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है बस, हमारी अंदर एंट्री हो जाए या फिर हमारा वारंट ना कटे। ठीक है, तो पहले कितने दिन बाद आए हो, पहले भी या नहीं आए? पहले भी आए थे, 18 तारीख को भी आए थे, जब भी नहीं हुई एंट्री और आज भी नहीं हो रही। शाहदरा जिले के विदेशी सेल ने एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक शाह अली को गिरफ्तार किया है, जो डी ब्लॉक सीमापुरी में चाय की दुकान चला रहा था। यह कार्रवाई एसीपी गुरुदेव सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर मुनीश कुमार के नेतृत्व में की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 5 साल पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। वह 2018 में बांग्लादेशी सेल सीलमपुर द्वारा निर्वासित किया गया था, लेकिन दोबारा भारत में घुस आया। उसे कानूनी कार्रवाई के लिए आरकेपुरम के FRRO कार्यालय भेज दिया गया है। पुलिस अब अवैध आव्रजन में सहायता करने वाले किसी नेटवर्क की जांच कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर हर लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। योजना को लेकर हमने डॉक्टर वीके मोंगा से बात की, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होना इस बात का संकेत है कि पिछली केजरीवाल सरकार ने इसे लागू करने के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी मिलेगा और सरकारी व निजी अस्पतालों में भी सभी तरह की सर्जरी और इलाज मुफ्त किया जाएगा। दिल्ली में दिल्ली की नई सरकार ने टेक ओवर करते ही शपथ ग्रहण के दिन ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम को दिल्ली में लागू करने का जो एक फैसला लिया, बहुत सराहनीय फैसला है। क्योंकि पूरे देश के अंदर आप हिसाब लगाओ कि 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये स्कीम लागू नहीं थी, और इस स्कीम के अंतर्गत पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रति परिवार को प्रति वर्ष का स्वास्थ्य के लिए मिलता था। कहीं पर भी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। दिल्ली के लोग वंचित थे। जब भी कहीं पर भी बात होती थी स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो लगता था कि दिल्ली के लोगों की डिमांड भी है और उनकी, मैं मानता हूँ कि एक सरकार की जिम्मेवारी जो थी कि उसको लागू किया जाए।
और भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ये कह रखा था, प्रॉमिस किया हुआ था, इंक्लूडिंग मोदी जी, कि जब दिल्ली में हम आएंगे तो पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इस स्कीम की, इस योजना को लागू किया जाएगा, और वही उन्होंने कल किया। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वागत का कार्यक्रम है। देखो, अभी तक पूरे देश के अंदर तो जो आज से मान लीजिए 2011 सेंसस जब हुआ था, उसके हिसाब से कुछ कैटेगरीज उन्होंने चिन्हित करी हुई है, और उन लोगों को देश के अंदर करीब 50 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिल रही थी। अब पीछे करीब 3 महीने पहले मोदी जी ने अनाउंस भी किया, उसको लागू भी किया देश के अंदर, कि 70 साल से बड़े लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, किसी भी अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं, उनको सबको ये स्कीम यूनिफॉर्मली दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में आज एबीवीपी द्वारा राज्य स्तर का 60वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी से जुड़े छात्र, शिक्षक और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार ये अधिवेशन हर साल आयोजित किया जाता है ताकि छात्रों को हायर एजुकेशन में काम करने की प्रक्रिया, आवश्यक मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा करने का अवसर मिल सके। इस मौके पर एमसीडी के शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर भी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिवेशन युवाओं को प्रेरित करने का काम करता है। इसमें उन्हें न केवल राजनीति बल्कि उनकी रुचि के बाकी क्षेत्रों में काम करने के लिए सही दिशा दी जाती है। इस अधिवेशन में छात्रों को कॉलेज, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए चर्चाएं की गई। कार्यक्रम में बीजेपी नेता कमलकांत सहित कई और वक्ताओं ने छात्रों को संबोधित किया। आज एक देश की बेटी ने देश के बारे में जो सब धर्मों को की भावना के आधार पर भारत का चित्रण किया, वही सबसे इस पूरे कार्यक्रम का सार है, ऐसा मेरे को लगता है। देश का चित्रण इतने सारगर्भित शब्दों में और इतने कम समय में पूरे छात्राओं के सामने जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, ये आज श्रीमती रूबिका लियाकत जी ने अपने वक्तव्य में किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपना प्रांत अधिवेशन करवाता है। उसी कड़ी में अब की बार 60वां प्रांत अधिवेशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति का नारा देने वाला यह संगठन भारत के हर कोने में छात्र कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे कार्य करता है और उनकी समस्याओं का निदान करता है। यहाँ पे हर स्टूडेंट को उसकी कला के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, खेलों के आयाम हो, एसएफडी हो, एसएफएस हो या एबीवीपी हो। इस अधिवेशन में हमारे ऐसे 3 प्रस्ताव पारित होंगे जो आने वाले समाज को जागृत करने में दिशा में काम करेंगे, जिसमें एक साहिबी नदी को लेके, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, एक छात्र संघ की समाज में भूमिका को लेके। उसी प्रकार से हर वर्ष अधिवेशन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये अधिवेशन छात्रों के बीच में ऊर्जा भरने का काम, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा भरने का काम करता है। देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली प्रांत का 60वां अधिवेशन था, जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया और देश की एक सशक्त आवाज़ मीडिया की रूबिका लियाकत जी ने जो सभी छात्रों को प्रेरित किया कि हमें देश में कुछ करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पद तो आने वाली एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप देश और समाज के लिए काम करेंगे तो देश और समाज आपको सम्मान देगा। और ख़ासकर विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक पालना है जिसमें आप आगे बढ़कर सीखकर आप देश में जो है एक अपनी पहचान बना सकते हैं। देखिए, ये आज एबीवीपी का 60वां दिल्ली प्रदेश का अधिवेशन है और इस अधिवेशन के अंदर पूरी दिल्ली के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग कॉलेजेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट और वहाँ पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, लॉ कैंपस हो हमारा, सब जगह के स्टूडेंट्स, पूरी दिल्ली के लगभग 850 के करीब के स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ से 2 दिन का ये अधिवेशन रहने वाला है। दिल्ली में बढ़ते 2 व्हीलर एक्सीडेंट को देखते हुए ईस्टर्न रेंज के ट्रैफिक डीसीपी राजीव रावल ने एक निजी एनजीओ के सहयोग से 100 से ज्यादा हेलमेट बांटे। गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों को रोका और उन्हें हेलमेट पहनाया, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
डीसीपी राजीव रावल ने बताया कि आजकल युवा बिना हेलमेट के सड़क पर निकलते हैं, जिससे सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है। नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया गया। जो अपने डिलीवरी पार्टनर्स जैसे स्विगी है, इनको भी साथ में जोड़ा है। उनके साथ मिलकर और एनजीओ के साथ मिलकर हम ये मुहिम चला रहे हैं। तो संदेश यही है कि एक टू व्हीलर राइडर के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है और उसको हेलमेट पहनना चाहिए और हेलमेट जान बचाता है। और आप अपने लिए ना सोचें, लेकिन अपने परिवार के लिए सोचें, देश के लिए सोचें कि घर पे आपका कोई ना कोई वेट कर रहा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट वितरण करें, ये एक मिथ बना हुआ है पुलिस को देखकर, या तो टू व्हीलर बहुत तेज़ी से निकालता है या उधर से जाता नहीं है। आज हेलमेट बांटे, किस तरीके का लोगों का रिएक्शन था, क्या कहेंगे? देखिए, कई बार लोगों को लगता है कि जो टू व्हीलर पहना है वो चालान से बचने के लिए पहना हुआ है उन्होंने। तो हमारा फोकस ये जो हमने हेलमेट बांटे वो इसी तरफ है कि ये हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। चालान तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ से कीमती कुछ नहीं है। हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए, जो ISI मार्क हो वही आपको बचा सकता है। मेरे पास स्कूटर होता है, उसमें मैंने फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। कहीं भी मेरे को रोड एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है, मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। सिंपल रोड एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है, जहाँ उसको नज़दीक में हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ विक्टिम को। हॉस्पिटल उसको कम से कम 200 लोगों को मैं हॉस्पिटल पहुँचा चुका हूँ। कोर्ट में जाना पड़ता है, मुझे FIR लिखानी पड़ती है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है और कईयों को मैंने कंपनसेशन भी दिलवाया मैंने। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।